हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे हो गए। और DT+B की क्लासेस जो हैं हमारी यूट्यूब चैनल पे चल रही हैं। बिजनेस कंप्यूटिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। तो और 2 से 3 क्लासेस में आपका बिजनेस कंप्यूटिंग और साथ में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसकी जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो उसी सीरीज़ में हम कंटिन्यू करते हैं आज मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से फंक्शन करती है, ठीक है। तो इसका जो मेन है रूल है वो है POSDC, ठीक है। सबसे पहले इसमें आएगा प्लानिंग। एक बिजनेस को जो है, एक मैनेजमेंट है जो, उसको हम किस तरीके से प्लान करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट की मतलब किस तरीके से जो है हमारी कंपनी चलेगी, कब उसमें हमें स्टाफ को हायर करना है, स्टाफ से काम कैसे करवाना है, कितना हमने जो है इनपुट दिया था, आउटपुट हमारा कितना रहा है, वो सारी चीज़ें हमारा क्या कहलाता है, मैनेजमेंट, ठीक है। डिसाइडिंग व्हाट टू डू, क्या करना है, क्या हमने जो स्टाफ हायर किया है वो ठीक है इस काम के लिए या नहीं भी है, एंड मेक श्योर वर्क इज़ डन करेक्टली, और काम जो है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें पहली स्टेप आएगी सबसे पहले प्लानिंग, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरीके से हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं करते हैं कि भाई हाँ अभी हमें क्या करना है, प्लान करना है चीज़ों को, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से, ठीक है, सबसे पहले तो क्या होगा कि कोई भी हम काम करें तो उसकी प्लानिंग होगी ना कि हाँ जो भी हम काम कर रहे हैं हमें करना क्या है, ठीक है, करना क्या है, देन वो किस तरीके से फिर काम होगा। तो उसमें देखो एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ इसमें, जैसे कि एक स्कूल है, ठीक है। स्कूल में सबसे पहले स्कूल की एक मैनेजमेंट है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट यही देखेगी ना कि हाँ उसे स्कूल में टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है, देन उसी तरीके से एक बार टाइम टेबल बन जाएगा, उसी तरीके से फिर टीचर्स को जो क्लासेस अलॉट करी जाएंगी, सबसे पहले तो यही काम आएगा, ठीक है। तो डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट वर्क इज टू बी डन बाय हुम एंड हाउ, कि क्या काम करना है और किससे करवाना है और कैसे करवाना है, ठीक है। तो ये सारा किस में आएगा, प्लानिंग में आएगा। देन उसके बाद एक बार हमने प्लान तो कर लिया, देन चीज़ों को फिर हमें ऑर्गेनाइज भी तो करना है, ठीक है। हमने एक टाइम टेबल बना लिया है, देन उसके बाद टीचर्स को हमें वो क्लासेस देनी भी तो हैं। उसके बाद टीचर्स को क्लासेस दे दी हैं, देन उसके बाद ये भी देखना है कि हाँ प्रॉपर रिसोर्सेज हैं या नहीं है, हमारी क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड हैं या नहीं है, ठीक है। देन ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, डिवाइडिंग वर्क इनटू टास्क, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो भी काम होता है उसको टास्क में डिवाइड करते हैं, देन उसके बाद पीपल्स को असाइन करते हैं, जो भी लोग होते हैं उससे रिलेटेड, एंड क्या करते हैं, रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं, ठीक है। ए रेस्टोरेंट ओनर असाइन रोल्स, तो एक रेस्टोरेंट ओनर जैसे होता है वो क्या करता है, कुक का काम एक आदमी को देता है, एक को सर्व करने का काम देता है, एक को बिलिंग का काम देता है, ठीक है। ये होता है किसी भी मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद है स्टाफिंग की हाँ भाई जो काम हमें करवाना है, जिसके लिए हमने प्लानिंग करी थी, उसके लिए हमें स्टाफ भी तो चाहिए होगा, स्टाफ को हायर करना, देन स्टाफ को ट्रेनिंग देना, और ये देखना कि क्या हाँ भाई वो स्टाफ ठीक से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हायरिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, की जो हम जॉब करवा रहे हैं या कर रहे हैं उसके लिए हमें ठीक बंदे जो है वो हायर भी करने हैं। तो सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशंस, ठीक है। एंड IT कंपनी रिक्रूट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कोई भी IT कंपनी उसने क्या किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को सबसे पहले हायर किया, देन उन्हें वो ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। काम करवाने से पहले उन्हें वो ट्रेनिंग भी देते हैं कि हाँ भाई इस तरीके से आप लोगों को काम करना है। जैसे आप लोग भी टीचर लगोगे तो आपके भी इंडक्शन ट्रेनिंग होगी, ठीक है। इंडक्शन ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा बच्चों से डील कैसे करना है, आपने क्लास में किस तरीके से पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद है डायरेक्टिंग क्या होता है कि अब जब एक बार टाइम टेबल जैसे हमने स्कूल में बना दिया, ठीक है, देन उसके बाद ऊपर इनके प्रिंसिपल भी तो होगा, सभी टीचर्स से जो ऊपर है वो प्रिंसिपल होगा, वो क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा टीचर्स को, वो देखेगा कि क्या काम ठीक से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उन्हें वो टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करेगा कि हाँ भाई स्कूल का रिजल्ट 100% होना चाहिए, 50% होना चाहिए। 50% तो खैर कौन ही चाहेगा, है ना, कि 100% रिजल्ट लाने के लिए हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, हम बच्चों की रेमेडियल क्लासेस ले सकते हैं, इस तरीके से जो है वो बच्चों को समझा सकता है। या आपकी जो है अपार ID में जो
जुड़ेगा, आपको इसका प्रमोशन का बेनिफिट मिलेगा। तो टीचर्स को मोटिवेट करना है ना, तो लीड भी करना और मोटिवेट भी करना एम्प्लॉयज़ को टू डू देयर वर्क वेल, इंक्लूड्स कम्युनिकेशन एंड गाइडेंस। तो एक प्रिंसिपल जो वो टीचर्स को गाइड भी करेगा क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस भी है कि आप इस तरीके से बच्चों को पढ़ाइए, देन जो है 100% रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो इसके दो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मोटिवेशन प्लस लीडरशिप। देन उसके बाद आएगा कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना चीज़ों को। ठीक है, कि क्या आप जो काम कर रहे हो क्या वहाँ आपका कंट्रोल है भी या नहीं। अब कोई प्रिंसिपल बैठा है, अब उससे स्टाफ ही संभल में नहीं आ रहा है या बच्चे ही संभल में नहीं आ रहे हैं, तो फिर कैसा कंट्रोल रहा उसका। तो ये देखना कि जो चीज़ उसने प्लान करी थी, हाँ भाई उसने 100% रिजल्ट जो है चाहा था, तो उसी हिसाब से उसने टीचर्स को गाइड किया है, मोटिवेट किया है, उसका जो है आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, देन कंट्रोलिंग, तो चेकिंग वेदर वर्क इज बीइंग डन, क्या काम हो रहा है, कि हाँ भाई प्रिंसिपल ये चेक कर रहा है कि हाँ जो टीचर लोग भी हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सुनना, उसका सोल्यूशन ढूंढना। ठीक है, तो ये सारा भी जो है इसमें आता है कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसके कौन कौन से स्टेप्स है। सबसे पहले आप मैनेजमेंट जो है क्या क्या करती है, प्लान करती है, देन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है, स्टाफ को उससे रिलेटेड हायर करती है, देन डायरेक्ट किया जाता है स्टाफ को, और क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लेवल्स कौन कौन से होते हैं, देखो कौन कौन से लेवल होंगे, टॉप होगा, मिडल होगा और एक कौन सा होगा, लो होगा। ठीक है, टॉप वाला कौन सा आएगा, जिसमें कि जो कंपनी के जहाँ पे चेयरमैन होंगे, सीईओ होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जो कि जैसे कि कोई भी कंपनी है उसमें ये देखेंगे कि हाँ भाई जो सबसे मोस्ट सीनियर पीपल होते हैं वो होते हैं इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट। बीच में जो भी लोग आएंगे, भाई एचआर आ गया है आपकी कंपनी का, डिवीजन हेड आ गया है, ब्रांच मैनेजर आ गया है, वो क्या होते हैं, मिडिल लेवल होते हैं। और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है वो कौन होती है, जो रियल में काम करते हैं। ठीक है, जैसे सुपरवाइजर हो गया, फोरमैन हो गया, सेक्शन इंचार्ज हो गया, ये सब होते हैं। तो मोस्ट सीनियर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन वो कौन होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। दे सेट द ओवरऑल डायरेक्शन एंड गोल्स ऑफ द कंपनी, कि हाँ भाई अभी हमें अपनी कंपनी का जो टर्नओवर है वो बढ़ाना है, अभी हमारे जो है कंपनी का लास्ट ईयर, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, अभी हमें ये 20% बढ़ाना है। तो जो गोल सेट करते हैं वो कौन होते हैं, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, चेयरमैन, सीईओ, सीडब्ल्यू, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके से। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी फेल होती है तो डायरेक्ट जो है इन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस का चेयरमैन है, गूगल का सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई है। उसके बाद है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो टॉप और लो के बीच में आती है। ठीक है, उसे कहते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। दे रिसीव प्लान्स, ये जो है इनसे प्लान्स को जो है रिसीव करते हैं, एंड पास देम डाउन, और उन्हें क्या करते हैं, नीचे पास करते हैं। ठीक है, जैसे डिवीजन हेड, प्रोडक्शन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड। जैसे आपने देखा भी होगा कि कोई भी बैंक है, बैंक में जो ब्रांच मैनेजर होता है उसके पास ऊपर से कॉल आती है कि आपको इस तरीके से काम करना है, देन वो अपने स्टाफ से काम करवाता है। ठीक है, मेक श्योर टीम हैव इनफ स्टाफ, की जो आपके फिर जैसे वो मैनेजर है वो देखता है कि हाँ मेरे पास स्टाफ पूरा भी है या नहीं भी है, एंड कंप्लीट देयर टारगेट्स। अ स्कूल हेडमास्टर कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे कि कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल हो गया है, उसके पास ऊपर से डायरेक्शंस आएंगी, बीईओ से डायरेक्शंस आएंगी, डीईओ से डायरेक्शंस आएंगी, देन उसके बाद फिर वो क्या करता है, टीचर्स को मैनेज करता है, उसी हिसाब से टीचर से काम करवाता है। अभी आप मान लो ये एग्जाम्पल ले लिया जाए कि अभी आपको कहा जाए कि मान लो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हम लगा सकते हैं, जैसे कि पंचकूला है। ठीक है, पंचकूला है। ठीक है, सबसे पहले तो बात होगी हरियाणा की। ठीक है, कि हरियाणा का जो स्कूल का रिजल्ट है वो कितना है, इस साल कितना रहा है, कहेंगे 90%। गोल सेट किया गया कि इसको 100% लेकर के आओ। ठीक है, ये तो जो ऊपर चेयरमैन बैठे हैं ना, उन्होंने कह दिया कि हाँ हरियाणा का जो रिजल्ट है वो 100% होना चाहिए इस बार स्कूल का। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को देखा गया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितना रिजल्ट है, कितना रिजल्ट है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो 24 डिस्ट्रिक्ट है, तो किसी डिस्ट्रिक्ट का 80% भी रहा होगा, और ऑब्वियस है किसी डिस्ट्रिक्ट का 100% भी रहा होगा। तो जो इनमें 80% है, अब मान लो किसी स्कूल का 90% भी रहा होगा, तो 90% को क्या डायरेक्शंस दी गई ऊपर चेयरमैन से कि आपका रिजल्ट है वो 100% होना चाहिए नेक्स्ट ईयर। देन उसके बाद वो बीईओ ने सुना, बीईओ ने क्या किया कि स्कूल के हेडमास्टर को कॉल किया कि पर्टिकुलर स्कूल देखे उसने कि किसी स्कूल का 100% है, किसी का 90% है, किसी का 70 भी है। देन वो स्कूल के प्रिंसिपल्स को डायरेक्शन देगा। ठीक है, फिर प्रिंसिपल्स जो है वो काम करवाएंगे। तो इसमें जो टीचर्स हैं काम करने वाले या प्रिंसिपल है वो क्या है,
प्रिंसिपल जो है वो इसमें है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो टीचर्स यहाँ पे काम करे कौन है, लो लेवल मैनेजमेंट। जो ऊपर हमारे चेयरमैन बैठे हैं वो इसमें कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। उसके बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट वही डायरेक्टली सुपरवाइज वर्कर्स ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे काम करें उन्हें सुपरवाइज करना, इंश्योर क्वालिटी, रिड्यूसेस वेस्ट, फॉलो सेफ्टी रूल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ से हम अपने जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स? सबसे पहले तो हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या चीज़ बताता है हमें कि हम जो है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बिजनेस या कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी आदमी भी हो सकता है वो इंडिविजुअल, कोई भी बिजनेसमैन भी हो सकता है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, कि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड ह्यूमंस जो लोग हैं उनकी डिमांड्स को पूरा करना। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स। द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, जो लोग हैं वो बिजनेस, गवर्नमेंट्स मेक चॉइसेस अबाउट यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके जो है लोगों की जो है डिमांड, उनको सेटिस्फाई किया जाए। डिमांड तो पूरी नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट उन्हें सेटिस्फाई करा जाए। ठीक है, तो इसमें भी दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, लुक्स एट द होल जीडीपी, लुक्स एट द होल इकोनॉमी, इसमें पूरी की पूरी इकोनॉमी को देखा जाता है, जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि पर्टिकुलर कोई भी एक सिंगल बंदा हो या फैमिली हो या कंपनी हो, तो उसमें उसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल, वाई डज अ पेट्रोल प्राइस अफेक्ट यूर मंथली स्पेंडिंग, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि एक इंडिविजुअल की बात हो रही है ना यहाँ पे, कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो एक पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो वो एक आदमी की मंथली स्पेंडिंग, जो उसका खर्चा है, उसको कितना अफेक्ट कर रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल आदमी की बात होगी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है कि जो प्योरली फैक्ट पे बेसिस होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, डाटा होता है, डाटा के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये हमें एक्सप्लेन करता है व्हाट इज एंड कैन बी टेस्टेड। ठीक है, कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, किसके बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे। ठीक है, इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हो, डिसप्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता है, सिर्फ डाटा बात करता है और एनालिसिस होता है डाटा का। ठीक है, जैसे कि इंडियाज इन्फ्लेशन रेट वॉज 5.7% इन 2023। तो ये क्या है, हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, दैट इज़ अ फैक्ट, ये फैक्ट है और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कोई भी डाटा नहीं होता, इसमें इंडिविजुअल जो है उनके सभी के अपने व्यूज़ होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, इसमें जजमेंट्स होती हैं। ठीक है, इसमें होता है कि क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, बेस्ड ऑन ओपिनियंस पे बेस होती है और वैल्यूज़ पे बेस होती है। ठीक है, सेज व्हाट शुड हैपन। तो डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट नॉर्मेटिव व्यूज़, हर एक आदमी का अपना अलग अलग व्यू भी हो सकता है, सही बात है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इनकम टैक्स, कोई भी अब जो मान लो दो लोग बैठे हैं वो आपस में बातें करें कि गवर्नमेंट को जो है ना इनकम टैक्स रिड्यूस करना चाहिए, इसे जो है लोगों पे कम बर्डन आएगा, इस तरीके से जो होता है। ठीक है, एजुकेशन हर किसी के लिए फ्री होनी चाहिए, तो ये सब के अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, ओपिनियंस है, तो ये हमारा किस में आएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो 4 जनरली टाइप होते हैं, यहाँ पे 3 ही लिखे हैं, इसमें एक और आएगा हमारा ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ठीक है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ये कौन सी इकोनॉमी होती है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, जो कि किसी कल्चर पे बेस्ड होती है। ठीक है, ट्रेडिशंस पे बेस्ड होती है, बिलीफ्स पे बेस्ड होती है। जैसे कि कोई भी मतलब हम अफ्रीका या एशिया को देख सकते हैं। ठीक है, अफ्रीका एंड एशिया को, वहाँ पे जो है ट्रेडिशनल इकोनॉमी चलती है कि उनके पूर्वज क्या करते थे, देन उसके बेसिस पे ही वो चला आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है,
गवर्नमेंट सॉरी इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है, मार्केट की चीज़ें चलती हैं, ठीक है। मार्केट में जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल हो गया है या कोई भी प्राइवेट बिजनेस हो गया है, वो किसी भी चीज़ उन रिसोर्सेज को ओन कर रहा है, ठीक है। कि पर्टिकुलर कोई भी इंडिविजुअल या प्राइवेट बिजनेस है वो उसको ओन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उसके बाद सोशलिस्ट, सोशलिस्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट ओन करती है चीज़ों को, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सारे के सारे रिसोर्सेज भी गवर्नमेंट के होते हैं, बिजनेस भी गवर्नमेंट का होता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। और कैपिटलिस्ट में कौन सी कंट्री आएगी हमारी, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये हमारे किसका एग्जाम्पल है, कैपिटलिस्ट का। देन उसके बाद है मिक्स्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, जो कि दोनों का मिक्स होता है, ठीक है, जिसमें कैपिटलिस्ट भी होते हैं एंड सोशलिस्ट भी होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि इंडिया है, इंडिया किसका एग्जाम्पल है, कैपिटलिस्ट का और सोशलिस्ट का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें जो दिया हुआ है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है डिमांड। क्या होती है डिमांड, सिंपल सी बात है, डिमांड क्या चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को खरीदना चाहते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है खरीदने की। अभी मैं कहूँ कि मैं खरीदना चाहती हूँ एक कार, एक नॉर्मल सी कार खरीदना चाहती हूँ जो मैं अफोर्ड भी कर सकती हूँ, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक i20 खरीद लूँ, ठीक है, खरीद सकती हूँ, ये मेरी इच्छा भी है और मैं एबल भी हूँ इसको खरीदने के लिए, तो ये क्या है, डिमांड है। अगर मैं कहूँ कि मैं एक BMW खरीद लूँ, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी डिमांड नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरी नहीं कर सकती हूँ इसे, तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी क्या है, विल है, ठीक है, तो इसे मैं खरीद नहीं सकती हूँ, तो ये क्या है, डिमांड है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ अ गुड अ पर्सन वॉन्ट्स टू बाई, ठीक है, कोई भी जो है किसी भी चीज़ को कोई भी पर्सन खरीदना चाहता है एट अ गिवन प्राइस एंड हैज़ द मनी, और उसके पास उसको खरीदने की मनी भी है और विलिंगनेस भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे। जस्ट वॉन्टिंग समथिंग इज नॉट डिमांड, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को सिर्फ हाँ भाई मुझे BMW मिल जाए, तो सिर्फ वो एक डिमांड नहीं है, उसके लिए आप एबल भी होनी चाहिए खरीदने के लिए, ठीक है, वो विश होगी। उसके बाद है लॉ ऑफ डिमांड। क्या है लॉ ऑफ डिमांड, इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो प्राइस बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, डिमांड उसकी घट जाएगी। अब कोई भी चीज़ ऑब्वियस बहुत महंगी 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 हो रही है, ठीक है, तो उसमें खरीदने में तो लोगों में जो है कमी आएगी। जैसे कि अभी कहें कि भाई जब सीज़न शुरू होता है, ठीक है, तो मैंगोज़ जो हैं, जब समर सीज़न शुरू होता है तो उसमें मैंगोज स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उनका प्राइस हाई होता है, देन उसके बाद वो धीरे 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 क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन जब प्राइस हाई होता है तो उसे बहुत कम लोग खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही प्राइस उसका नीचे जाएगा वैसे ही क्या है, लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो व्हेन पेट्रोल प्राइस राइजेज फ्यू पीपल ड्राइव लॉन्ग डिस्टेंसेज। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा जो आएगा डिमांड जो कर्व बनता है, ठीक है, डिमांड कर्व इसी तरीके से बनता है कि जैसे जैसे प्राइस है, ठीक है, प्राइस है, डिमांड है, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ रहा है किसी भी चीज़ का तो डिमांड है जो वो वैसे वैसे गिर जाएगी, ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन कौन सी होती हैं कि जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सके। अगर मैं कहूँ कि कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया है तो लोग चाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, उनके पास जो है उसका अल्टरनेट है, तो इन्हें हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। और यहाँ से ना क्वेश्चन आता है पेपर में, और प्रीवियस ईयर आप उठा के देखना, इन वीडियोस को कंप्लीट करने के बाद जो बिजनेस कंप्यूटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन हैं, शायद ही आपका कोई क्वेश्चन बचेगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है, तो क्लासेस को ध्यान से देखना है, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद है सब्स्टिट्यूट गुड्स, वही कि एक का अगर प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की जो है डिमांड वो बढ़ जाएगी। कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड हाई हो जाएगी, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड हाई चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं कि अगर आपने एक चीज़ का प्राइस बढ़ा दिया है तो दूसरी चीज़ का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर एक चीज़ की जो डिमांड है वो
कम हुई है तो दूसरे आइटम की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। जैसे कि हम बात करें, अगर पेट्रोल जो है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएं, ठीक है, या फिर कार के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, तो वैसे ही पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ कि ब्रेड है, ब्रेड के प्राइस जो है वो हाई हो जाए बहुत, तो बटर की डिमांड गिर जाएगी। तो ये क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, गुड्स दैट आर यूज टुगेदर, जो कि एक साथ यूज़ करी जाती है। वन इज़ यूजलेस, एक उसके बिना दूसरी जो है यूजलेस हो जाती है। इफ़ द प्राइस ऑफ वन राइजेज, डिमांड फॉर बोथ फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। क्या होती हैं नॉर्मल गुड्स और क्या होती हैं इन्फीरियर गुड्स? तो ये क्या कह रहा है कि नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि अगर जो है नॉर्मल गुड्स का जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, नॉर्मल जो गुड्स है उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है जैसे ही जो है कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, ठीक है। जैसे ही कोई बंदा है उसकी इनकम बढ़ गई है, पहले तो वो कमा रहा था 10 रुपये, अब वो कमा रहा है महीने में 10,000 रुपये, ठीक है। या कह सकते हैं यहाँ पे, पहले वो कमा रहा था 1,000 रुपये, अब वो कमा रहा है 10,000 रुपये। ऑब्वियस है, जो पहले वो 10 रुपये किलो चावल खरीदता था, अब वो 50 रुपये किलो के चावल खरीदेगा, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल गुड्स, जहाँ पे अगर आपकी जो है इनकम इंक्रीज होती है तो वैसे वैसे क्या होता है, आप जो है अच्छी चीज़ों की तरफ जाते हो, ब्रांडेड चीज़ें खरीदने लग जाते हो, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, जिनकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है एज कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज, ठीक है। कि इन्फीरियर गुड्स में कुछ चीज़ों की डिमांड घट गई है जैसे ही जो है कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है। कैसे? जैसे कि कोई भी बंदा पहले बस में, लोकल बस में ट्रैवल करता था, अब उसकी क्या हो गया है, अब उसकी सैलरी अच्छी हो गई है, सैलरी अच्छी होगी तो वो अब क्यों बस में ट्रैवल करेगा, वो तो कैब में जाएगा। तो ये क्या है हमारा इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। तो नॉर्मल में क्या होएगा, ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन, बाय मोर एज इनकम राइजेज। इन्फीरियर में क्या होगा, लोकल बस ट्रैवल, स्विच टू कैब व्हेन इनकम। नेक्स्ट आएगा हमारा गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होती है, ये स्पेशल टाइप की इन्फीरियर गुड्स होती हैं। अगर किसी भी चीज़ का प्राइस गिर गया है, ठीक है, तो उसकी डिमांड भी गिर जाएगी। क्या हो जाएगा, डिमांड भी उसकी गिर जाएगी। कैसे गिरेगी डिमांड, कि अभी एक बंदा है, वो क्या है, ग्रेन खरीद रहा है, ठीक है, ग्रेन खरीद रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया है कि उसका जो प्राइस है वो घट गया है, ठीक है। तो अब वो क्यों ग्रेन खरीदेगा, वो उसी प्राइस में मीट भी खरीद सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। व्हेन डिमांड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स, जैसे ही उसका प्राइस भी गिरेगा वैसे ही डिमांड भी उसकी जो है वो घट जाएगी। अपोजिट ऑफ द नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड, जो नॉर्मल लॉ था डिमांड का, नॉर्मल गुड्स का क्या था कि जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या होगी, लोगों की बढ़ेगी, ब्रांडेड चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। वाई, व्हेन प्राइस फॉल्स पीपल्स फील स्लाइटली रिचर, जैसे ही डिमांड, जैसे ही जो प्राइस है वो गिरते हैं तो उसमें क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा रिच महसूस होता है एंड इमीजिएटली स्विच टू बेटर क्वालिटी गुड्स इंस्टेड, ठीक है। उसके बाद है रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल है जो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वैसे चलो करवा देती हूँ, इसमें तो कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, करवा देती हूँ। ये भी क्या होता है रिटर्न्स टू स्केल में, वट हैपन्स टू आउटपुट व्हेन अ फर्म इंक्रीजेज ऑल इट्स इनपुट। कि जब कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, उसने अपना जो है लेबर भी बढ़ा दी है, उसने अपनी कॉस्ट भी बढ़ा दी है, लैंड भी बढ़ा दी है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है चीज़ों पे, ठीक है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसमें क्या होता है कि मान लो कोई भी कंपनी है, उसने क्या किया है, अपने रिसोर्सेज को बढ़ा दिया है, ठीक है, डबल कर दिया, अपने लेबर को भी डबल कर दिया, लैंड को भी डबल कर दिया, सारी चीज़ों को डबल कर दिया। तो ये क्या होता है, डबल द इनपुट, आउटपुट मोर देन डबल। तो इसका आउटपुट क्या होता है, डबल हो जाता है, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। द कंपनी बिकम्स मोर एफिशिएंट एज इट ग्रोज बिगर, ठीक है। जैसे कि ये एक फैक्ट्री है, उसमें डबल वर्कर हो गए हैं और मशीन्स भी डबल हो गई हैं, लेकिन प्रोडक्शन क्या हो गया है, ट्रिपल हो गया है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। कॉन्स्टेंट रिटर्न का मतलब है कि उसने इनपुट को क्या किया है, डबल किया है, इनपुट को क्या किया है, डबल किया है, और आउटपुट भी जो है एग्जैक्ट डबल आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जैसे कि कोई भी टेलर की शॉप है, तो जितने उसने, मान लो उसने 4 लोग जो हैं
बढ़ा दिए हैं अपनी दुकान में। पहले 4 ऐसे मानते हैं, पहले 4 लोग उसकी दुकान पे काम करते थे, अब उसकी दुकान पे 8 काम करने लगे। तो ऑब्वियस है, पहले 4 सूट सिलते थे, अब 8 सिलेंगे, तो डबल ही हुआ ना, एग्जैक्ट डबल हुआ है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसमें क्या होता है कि आपने इनपुट को तो डबल कर दिया है, लेकिन जो आपका आउटपुट है वो डबल से कम ही है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो इसमें क्या होता है कि मुश्किल होता है थोड़ा सा मैनेज करना चीज़ों को। तो अ वेरी लार्ज फर्म एड्स मोर वर्कर्स बट आउटपुट ग्रोज स्लोली। तो ये हमारा क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है गाइस, तो इसके बाद जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जो